हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, जैसे कि हम फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए आपकी तैयारी करा रहे हैं। ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है डेली शाम को 6 बजे। तो दोस्तों, जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपसे सपोर्ट चाहिए। अपने इस परिवार को आगे बढ़ाइए। मैं देख रहा हूँ कि आप शेयर कम करते हो, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2-3 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो कम से कम उसका एक चौथाई, पाँचवा, छठा कोई सा हिस्सा तो हमको मिलना चाहिए। कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर तो हो जाने चाहिए थे, लेकिन मैं आपसे वो भी नहीं कह रहा। हमारा टारगेट सिर्फ अभी फ़िलहाल 1,000 सब्सक्राइबर का है, जिससे हमको थोड़ा फैसिलिटी मिल जाए। तो दोस्तों, प्लीज़ शेयर किया करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी की जा रही है। और अगर अभी तक आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को अगर अच्छी लगे तो एंड तक ज़रूर देखना, बीच तक वीडियो नहीं देखनी है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बताना है कि कारक बताना है इसमें, वो भी रेखांकित पद में। मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो पत्थर से कौन सा कारक है। कारक की वीडियो कराई थी, बहुत अच्छे से बताया था कि जब कोई औजार की बात कर दी जाए कि किसी उपकरण का प्रयोग हो जाए, सांप को लाठी से मारा, पत्थर को, मेंढक को पत्थर से मारा, इस तरह से, तो वहाँ कौन सा कारक होता है। करण कारक, ऑप्शन नंबर सी। कारक बहुत अच्छे से कराए थे, और एक एक कारक के लिए कम से कम 3, 4, 5, 6 फैक्ट मैंने अलग से बताए थे उसके, इतने इतने सारे कि किस तरह से ये वाला कारक और हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा मैं, एंड वीडियो में, अपने कारक की वीडियो। आई बटन में आपको हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, पर्यायवाची शब्द भी सुबह में हमारा 8 बजे टॉपिक वाइज होता है, उसमें 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वहाँ पे करा दिए, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वहाँ से रह गए वो आपके इन प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इन प्रैक्टिस सेट में भी हमारे कराए हुए आते हैं। कोई कोई क्वेश्चन होता है जो उससे बाहर जाता है, आपके एग्जाम में भी उसी में से देखने को मिल जाएगा। इसलिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, प्लीज़ देख लेना। तो नग का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, तो ये होता है पर्वत का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। वर्णमाला भी कराई थी, ट्रिक वाइज कराई थी, देख सकते हैं आप। तो ये होती है हमारी 33, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध भाग का चयन करना है। तो उनके सिर के बाल सफ़ेद और चमकीले थे सन की तरह, या सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उनके। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द पीड़ा, केरा, पर्याप्त या शिल्प। पीड़ा ऑप्शन नंबर ए 5 का करेक्ट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण कौन सा है, जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिसकी विशेषण विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेष्य। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आदिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भला आदमी चला गया। विशेष्य अभी बताया था आपको, विशेष्य कौन से होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य बोलते हैं। तो वह भला आदमी चला गया कौन सा है, तो इसमें होगा आदमी। आदमी की विशेषता बताई जा रही है, कैसा, भला। तो भला हो गया विशेषण, और आदमी हो गया विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। तो सघोष और महाप्राण भी हो और काकल्य व्यंजन भी हो, इस तरह का कौन सा होगा। मैंने वर्णमाला में आपको बताया था काकल्य व्यंजन कौन से होते हैं। अब आपको तो पता है कि हमारे सघोष कौन से हो गए, अघोष हो गए पहला, तीसरा, और पहला, दूसरा और तीसरा। सघोष हो गए तीसरा, सॉरी, चौथा और पांचवा। लास्ट के 2 सघोष, शुरू के 3 अघोष किसी वर्ग का। महाप्राण, तो महाप्राण किसी वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण हो गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ कै दिया गया है। तो कै हमारा महाप्राण नहीं है, सघोष, और ये हमारा अघोष है, ना ही सघोष। ठीक है, तो आपको तो ये पता है कि वर्ग का दूसरा और चौथा ये रटते रहते हो, लेकिन अब आपको यहाँ बताना है। बच्चे ने भी हमारी वर्णमाला की वीडियो देखी होगी, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, देखते ही आंसर कर दिया होगा। है जो हमारा काकल्य व्यंजन है, जो महाप्राण भी है और सघोष भी। इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं अपनी सारी वीडियो में सिर्फ ये नहीं कि हाँ कारक कराए तो कर्ता ने कर्म से करा दिया,
और वर्णमाला कराई तो सीधे सीधे वर्ग का पहला दूसरा करा दिया। मैं उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ कि आजकल एग्जाम में जो पूछा जाता है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विराम चिन्ह कराए थे, उसमें भी बताया था कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। पूरे प्रत्येक विराम चिन्ह को एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि इसका प्रयोग इस तरह से और यहाँ पर किया जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अब बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है ए, अध, अधि या ता। तो ता हो गया हमारा उपसर्ग, ठीक है। तो हमारा बताना है हमको, सॉरी ता हो गया हमारा प्रत्यय, बताना है उपसर्ग, तो अधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में समास का विग्रह नहीं हुआ है। जो सही विग्रह नहीं हुआ है वो बताना है, नहीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला यानी कि कृष्ण। दोपहर, दो पहरों का समाहार। पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री, यही हमारा गलत हो जाएगा। कनकलता, कनक के समान लता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन रे तन कागज का पुतला। कागज यानी कागज को कहा गया है। बताना है कि लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो बताना है कि इन पंक्ति में कौन सा रस है। तो कौन सा रस होगा, मन रे तन कागज का पुतला, साफ साफ पता चल रहा है शांत रस। तन कुछ नहीं है, सिर्फ कागज का एक पुतला है, शरीर की बात की जा रही है, मन को समझाया जा रहा है, शांत किया जा रहा है, तो शांत रस है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों की कुल संख्या। स्वरों की कुल संख्या 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों प्रकार वर्णमाला बताए हैं कि किस किस प्रकार से स्वरों की संख्या कितनी कितनी होती है। यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखा जाता है इस तरह से, ऑप्शन नंबर सी। ये बाकी के 3 गलत हो जाएंगे, सी वाला करेक्ट है हमारा। उद्दत इस तरह से लिखा जाता है दै में दह बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ। तो जिसका जो काम है वह उसे अच्छी तरह से कर सकता है। काम करने वाला ही सुशोभित होता है। जिसको जो कार्य दिया जाए वही करे या अच्छा काम सस्ता है, तो ऑप्शन नंबर ए। जिसका काम है उसी को करना चाहिए, वही अच्छा है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किस क्रम में डै ढै व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है, मतलब कौन सा ऑप्शन है। या इस तरह से भी कह सकते हो, डै ढै को क्या कहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी या पार्श्विक। सारे के सारे वीडियो में क्लियर कराए थे वर्णमाला वाली, कौन से स्पर्शी होते हैं, कौन से पार्श्विक, कौन से स्पर्श संघर्षी। तो ये होते हैं हमारे डैढ़ है मूर्धन्य, 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ, ज्ञ किन ध्वनियों के मेल से बनता है। ज्ञ बताया था आपको, देखिए चलो यहाँ पर बता ही देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को कि किस तरह से बताया था आपको, एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ। टेलर, देखिए यहाँ पर ज्ञ क्या दिख रहा है आपको, जय दिख रहा है इतना, जय, और फिर इसको ये बना दे, और यहाँ पर आप इसको एक डंडा खींच देते हो और इसको मिटा दो, तो आपका क्या बन गया, आपका बन गया निय। ठीक है, तो बताइए ज्ञ किस किस से मिलकर बना, जय और निय से। इस तरह से समझाया था आपको, कभी नहीं भूलोगे, आपका क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। तो प्लीज़ जा कर के देख लेना, बाकी आपका मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे ये बोलते हैं ना वर्णमाला तो हमने पढ़ रखी है, संधि भी पढ़ रखी है, तो फिर आंसर आपके गलत क्यों होते हैं। इस तरह से पढ़ के देखिए, फिर हमसे बताइए कि गलत हुआ या नहीं हुआ। बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है। जहाँ भी आपसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछे, वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, बात खत्म। विदुषी, विदुषी महिला होती है। छात्रा, शिष्या सभी आपको पता है, लेकिन पड़ोसी, हमारी पड़ोसी नहीं होती, हमारा पड़ोसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है। बनारसी दास चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नंद किशोर नोटियाल या दूधनाथ सिंह। जैसे कि मैं पीछे ही बताया था आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान से बहुत ज़्यादा रचनाएं पूछी जा रही हैं, आजकल ये ट्रेंड में है। प्लीज़ इनकी सारी रचनाएं याद कर लेना। हमारा यहाँ भी बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का ही पहला संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। देखते ही आंसर टिक कीजिए, तुलसीदास। अगर ये क्वेश्चन भी किसी का गलत जाता है तो समझ लीजिए आपकी गई भैंस पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोरवी किस बोली को कहते हैं? तो कोरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी या छत्तीसगढ़ी। तो ये हो जाएगा हमारा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदन, यह निंदक निगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। देखिए बात की जा रही बिना पानी बिना साबुन निर्मल करत सुभाए। समझ जाइए, बिना कारण के ही काम हो रहा है, विभावना अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? गणों के समायोजन से, स्वरों के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो छंद में क्या होते हैं हमारे? गण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुष्ठान का संधि विच्छेद। अनुष्ठान का अनु प्लस ठान, अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान, अनु प्लस ठान। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी या पहाड़ी। तो ये हमारी पश्चिमी हिंदी की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में बताता हूँ आपको, अधिकतर इस तरह के ही ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर कोई दिवस पूछ लिया गया तो या तो उसका मंथ सेम कर देगा, ठीक है, या डेट सेम कर देगा, मंथ अलग कर देगा, लेकिन इसी तरह से पूछता है। और यहाँ पर भी देखिए 4, 5, 6, 7 इसी तरह से ऑप्शन आते हैं आपके लगातार। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, कभी ट्रिक बना ली और ट्रिक जा करके फेल हो गई। क्वेश्चन, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके यौगिक शब्द कहते हैं। कई बार बता चुका हूँ, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल जो है ये किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए जलज, जलज तो योग रूढ़ होता है, या विद्यालय इस तरह का शब्द यौगिक होता है, लेकिन कमल का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। यह वह इनकी ये सब रूढ़ शब्द हैं, आज कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताना है निजवाचक सर्वनाम, ध्यान देना है। यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। ऑप्शन नंबर डी। इस पर ध्यान नहीं देना है, निजी पुस्तक है तो ये आपका कोई सर्वनाम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, आप निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। 29 का राइट आंसर बताएं जल्दी से। उपकार, उप प्लस कार। दिए गए विकल्प में ऊर्जा का समानार्थी शब्द। ऊर्जा का समानार्थी शब्द हमने कराया था, उसी में से आ गया, देख लीजिए। 1-2 अगर एक्स्ट्रा आते हैं, मतलब हमारी क्लास से अलग, वो सब हमारी क्लास में ही कवर हो जाएंगे, लेकिन दूसरी क्लास में, ठीक है, जो ये चल रही है। तो बताना है ऊर्जा का समानार्थी शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। जितनों ने ईंधन किया है उनका गलत हो जाएगा, अगर किसी ने नहीं किया तो बड़ी अच्छी बात है। यह है माटी की मूर्ति, ये मोटी नहीं है, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी या राकेश शर्मा। तो ये हमारी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी। अनुरक्त का विलोम शब्द बताना है। अनुरक्ति का होता है विरक्ति, ठीक है, तो अनुरक्त का विरक्त, ऑप्शन नंबर बी। आसक्त का अनासक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति का पर्यायवाची शब्द। मुक्ति का पर्यायवाची शब्द बताना है। आज ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने बच्चों को मुक्ति का सब पर्यायवाची शब्द पता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि 33 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। अपवर्ग होगा, दधीसार, सीपज या ये सभी। जल्दी से बताना है, ये सभी होगा, इनमें से कोई सा भी। अब डेली एक क्वेश्चन आपके लिए रहा करेगा, आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, और मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे बताते हैं हमारा कि हमारा सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए आपका ये क्वेश्चन, लोटा शब्द है, देखते ही आंसर टिक कीजिए। लोटा, डिबिया ये सब देशज शब्द होते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, भुलावा या लावा। तो बताना है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का पैसेज, और पैसेज इतना धांसू पैसेज है कि आप पढ़ते पढ़ते ही पैसेज में ना खो जाएं, तब कहना कि हाँ सर क्या कह रहे थे आप। तो देखिए पैसेज बहुत ही शानदार पैसेज होने वाला है आज का,
पढ़ते पढ़ते ही आपको इतना मज़ा आने वाला है इसमें, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा शानदार पैसेज लेके आया हूँ आज आपके लिए। आप पढ़ के बताता हूँ आपको। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे। बात चल रही है जब स्वतंत्रता के बाद 15 साल हुए थे कि पड़ोसी चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। पड़ोसी देश चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। देख लीजिए, ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। उत्तरी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गईं। यहीं से इंटरेस्ट आने लगा होगा आपको। सही मायने में मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर आप इसको पढ़ते हो, वीडियो रोक करके ही पढ़ सकते हो, खो जाओगे इस पैसेज में आप। सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गईं। हजारों माँओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पहुँच गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। कब? जब चीन ने हमारे साथ गद्दारी की। स्वतंत्रता के 15 ही साल हुए थे, चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया, मतलब गद्दारी करी हमारे साथ, और जितने भी हमारे शहीद थे वो मारे गए। दिया गया है ना कि बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से लाल हो गई। इतना खून बहा कि सफ़ेद बर्फ भी लाल हो गई। आगे पढ़ लेते हैं। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश का हौसला पस्त था, मतलब देश बहुत ज़्यादा पस्त हो गया, मतलब दुख में डूब जाना, इस तरह से ही बोल सकते हो। कोई उमंग नहीं, कोई पर्व नहीं। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियाँ, जो फिल्म इंडस्ट्री होती हैं, फिल्म हस्तियाँ आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। मतलब जो गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाना था, देश तो शोक मना रहा था, तो फिर सोचा गया कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, अगर वो इसमें शामिल हो जाएं तो जो भीड़ है, मतलब कहीं कोई कलाकार आता है, जैसे योगी जी कहीं जाते हैं, योगी जी कलाकार तो नहीं है लेकिन एक फेमस पर्सनैलिटी, तो भारी संख्या में भीड़ जाती है उनको देखने के लिए। मोदी जी हो, कोई भी हो, मतलब, या कोई शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान, मतलब कोई भी हीरो आपका जो भी फेवरेट हो, अक्षय कुमार, कोई भी आता है तो भारी संख्या में जाते हो आप देखने की, हाँ भाई हमारा फेवरेट सिंगर या जो भी है आपका फेवरेट एक्टर आ रहा है, तो उसको देखने जाते हो। उसी तरह से सोचा गया कि अगर फिल्म हस्तियाँ इस आयोजन में शामिल हो जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ आएगी। ठीक है, वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। झकझोर सके यानी कि उनमें उमंग सी पैदा कर दे, उनका दहला उठे दिल। ठीक है, देशभक्ति जाग जाए उनके दिलों में। आगे, चुनौती फिल्म जगत तक पहुंच गई। ये एक चुनौती थी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गई है। एक नौजवान गीतकार जो सिंगर है प्रदीप, उसने चुनौती स्वीकार करने का मन बना लिया और गीत लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में ये चुनौती पहुंची तो हमारे एक संगीतकार हैं प्रदीप, उन्होंने गीत लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई? सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। ना ही सुर था ना ही स्वर था, मतलब गाना नहीं आता था, लिखना आता था। अब लिखने से कौन सा गीत, मतलब सब देश, मतलब जो आयोजन हो रहा था वहाँ पर, मतलब वो गा देते या कोई सुना देता। उसके लिए तो कोई एक अच्छा सा सिंगर चाहिए होगा ना, क्योंकि प्रदीप कुमार जी तो सिर्फ लिख सकते हैं, गा नहीं सकते। प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुँचे, जो संगीत निर्देशक थे प्रदीप उनके पास पहुँचे, जिनका नाम था सी रामचंद्र। उन्हें गीत पसंद आया, उन्होंने गीत देखा होगा, गीत पढ़ा, उन्हें पसंद आ गया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। उन्होंने रक्षा मंत्रालय को सूचना दी कि हमारे पास गीत तैयार है, चुनौती स्वीकार कर ली गई है। रक्षा मंत्रालय को बता दिया गया। तो 26 जनवरी का शुभ दिन आ गया। 26 जनवरी का शुभ दिन आ गया। अब होता क्या है, अब देखना है कि गीत तैयार है, गाने वाला कोई है नहीं। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। सभी को पता था कि फिल्म इंडस्ट्री आने वाली है, मतलब फिल्म स्टार आएंगे, तो उनको देखने के लिए सब गए। 26 जनवरी का माहौल भी अच्छा सा बन गया, तो भारी संख्या में भीड़ पहुंच गई। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी, मतलब इतने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट होता तब तक एक धुन बज रही थी, वो हट गई और थोड़ी देर शांति रही, मतलब सुन्न, जैसे किसी चीज़ को देखने के लिए स्तब्ध रह जाते हैं ना, उसी तरह से थोड़ी देर शांति सी फैल गई। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। तो हमारा सिंगर कौन मिला? लता मंगेशकर। उस शांति के बीच सन्नाटे को चीरता हुआ
लता मंगेशकर जी का जो स्वर था वो सुनाई दिया। अब सॉन्ग कौन सा था ये भी देख लीजिए। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ठीक है, ये उन्होंने गाना गाया था, किस टाइम गाया था? आज़ादी के 15 साल बाद। समय जैसे थम गया, सभी के मन एक ही भाव एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे, आंसू थे कि थमते ही न थे। अब दोस्तों बताइए कि आप इस पैसेज में खो गए या ना खो गए। देखिए आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पैसेज पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे हाँ एक देशभक्ति सी जाग गई हो और आज ही 26 जनवरी का दिन है और प्रोग्राम चल रहा है और गीत मेरे अंतर्मन में गुनगुना रहा है। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। अगर इसके बावजूद कोई बच्चा ये पैसेज का एक भी क्वेश्चन गलत करता है तो देखिए बड़ी ही दुख की बात है। आज ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए, पैसेज चाहे दोबारा पढ़ना पड़ जाए, लेकिन क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। ए मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? कौन सी बात गलत है? मन्ना डे ने सुर दिया, सी रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया या प्रदीप ने लिखा? देखिए प्रदीप कुमार जी ने चुनौती स्वीकार की, एक गीत लिख लिया लेकिन गाना नहीं आता था। किसके पास पहुँचे? श्री रामचंद्र जी के पास, जो कि निर्देशक थे। उन्होंने सूचना दे दी थी रक्षा मंत्रालय को। लता मंगेशकर जी ने गाना गाया मन्ना डे, कहीं कोई जिक्र नहीं। ऑप्शन ए बताना है कि क्या सच नहीं है, तो ये सच नहीं है कि उन्होंने सुर दिया था, सुर दिया था लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण, मतलब ऐसी क्या बात थी जो उमंग बची नहीं थी कि 26 जनवरी को मनाने के लिए? तो सैनिकों द्वारा मार्च पोस्ट से इनकार कर दिया गया, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा या रक्षा मंत्रालय की इच्छा नहीं थी, चीन का दबाव बना हुआ था या हजारों युवकों का शहीद होना? तो देखिए बताया गया था कि हिमालय पर बर्फ़ में जो बर्फ़ थी मतलब इतना खून बहा कि लाल हो गई, मतलब बहुत सारे हमारे जवान जो थे शहीद हो गए। तो हजारों युवकों का शहीद होना, इसीलिए कोई उमंग बाकी नहीं रह गई थी, कोई पर्व जैसा नहीं लग रहा था, देश दुख में डूबा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आज का पैसेज है और इजी ही आपके आज के क्वेश्चन है, लेकिन पैसेज बहुत शानदार है। आप लोगों को भी बताना है कि कमेंट में कि आज का पैसेज कैसा लगा। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई थी? तो क्या सूचना दी गई थी कि गीत तैयार है, तो ये देख लीजिए, अपने एक ऑप्शन देख लीजिए। फिल्म हस्तियां भाग लेंगी, ये बताया गया था। गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार कर ली गई, ये बताया गया था कि हमने चुनौती स्वीकार कर ली है। प्रदीप और सी रामचंद्र दिल्ली आएंगे या 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए? जल्दी से बताइए। तो गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार कर ली कि हमने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली, हमारे पास गीत है, गीत प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। देश का हौसला पस्त था, क्यों? क्योंकि तैयारियां नहीं हो गई थी, कोई उमंग शेष नहीं थी, फिल्म हस्तियां साथ नहीं दे रही थी या चीन से मात खाई थी? तो देखिए हौसला पस्त इसलिए था कि कोई उमंग शेष नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ? जब ये लाइन आई थी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, विश्वासघात, धोखा दिया था हमें चीन ने, तो विश्वासघात करना, पीठ में छुरा भोंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म का विपरीतार्थक। देखिए हमारा पैसेज खत्म हो गया, बताना है दोस्तों कि आपके सारे के सारे पैसेज के क्वेश्चन सही हुए या कोई सा गलत भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म का विपरीतार्थक, ब्रह्म तो ये होगा जीव, न कि जगत। माया अज्ञान, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्म का जीव। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाता है? इस तरह से, निदर्शन या निर्दर्शन या निदर्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निदर्शन। 43 क्वेश्चन, ये बताना है कि कौन से पार्ट में त्रुटि है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई त्रुटि ना हो, अगर ऐसा है तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए है। घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। ध्यान देना है कौन से पार्ट में गलती है, तो यहाँ पर बात की गई है, यानी कि बहुवचन में बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रत्येक हट जाएगा। घर के सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक अजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, यहाँ पर ए में थी। या तो आजन्म गरीब रहे, या अगर पर्यंत लगाना है तो अजन्म नहीं, जीवन पर्यंत, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अध्यापक ने आज हमारे को, बी में गलती है, हमारे को नहीं होता, हमको नया पाठ पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा 46 क्वेश्चन है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? मराठी, गुजराती, हिंदी या मलयालम। देखते ही आंसर टिक कर दीजिए, 46 का सी, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, बताना है कि महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद महु प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण या महा प्लस उष्ण। अब देखिए ये दो तो हमारे गलत हो जाएंगे, बताना है इन दोनों में से कौन सा होगा। तो जितने ही बच्चों ने बी ऑप्शन किया है सभी का गलत बनेगा, छोटा ऊ। महा तो दोनों में सेम है, लेकिन उष्ण में देखिए एक में बड़ा ऊ, एक में छोटा, तो छोटा ऊ बनेगा, न कि बड़ा ऊ। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28, 30, 42 या 50। तो 48 का राइट आंसर 42, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर में समास बताना है। देशांतर में कौन सा समास होगा? बहुब्री, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। संस्कृति का विशेषण, संस्कृति का विशेषण संस्कृत, सांस्कृति, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 3 जातिवाचक संज्ञा है और एक नहीं है, जवान, बालक, मनुष्य या सुंदर। तो सुंदर आपका भाववाचक संज्ञा, ये जवान उम्र वाला नहीं है, जब कभी आप उसको सोच लो सुंदर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के बाद एक समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? दोपहर के बाद दिन होता है, संध्या, पूर्वाहन या अपराहन। तो दोपहर के बाद को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद का समय, पहले का समय पूर्वाहन और बाद का अपराहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव की आराधना करने वाले, ये क्वेश्चन तो किसी बच्चे का गलत होना ही नहीं है। शिव की आराधना करने वाले शैव, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आजकल के बच्चे महाकाल के ही भक्त ज़्यादा हो रहे हैं, बाकी भगवानों को भूल से गए हैं, या तो हनुमान जी या हमारे शिव भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कमला। तो फिर कमला किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आडंबर का समानार्थी, ढोंग, तंबू, दर्प या आवाज़। आडंबर, ढोंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि रेखांकित उपवाक्य है मतलब क्या है? उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण या प्रधान उपवाक्य। तो ये हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेशनी मधुबन कूप भरे कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति अलंकार। 57 का राइट आंसर डी, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ध्वनिमयी करके गिरिकंद्रा कलित कानन केली निकुंज को। अलंकार बताना है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए, कलित कानन केली, वृत्त्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किसकी है या यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइए 59 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या श्री पाठक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। देखिए, कल जो हमारा पैसेज था मैथिली शरण गुप्त जी से ही रिलेटेड था, और आज ये क्वेश्चन भी मैथिली शरण गुप्त जी का आ गया। तो इन संकेतों को समझिए आप, हर चीज़ समझाने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खुद से भी समझने की होती हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस कीजिए कि किस तरह के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। यही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट करने का। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर देना।
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइम टेबल आपको पता है। वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे कोई भी पर्सनल या कोई डाउट या किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।